नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। योगी सरकार ने किया भारी प्रशासनिक फेरबदल। 84 आईएएस और 54 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। राजधानी लखनऊ सहित 38 जिलों के बदले गए डीएम। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में बीजेपी को बहुमत। 2 साल में आम आदमी पार्टी का आधा हुआ मत प्रतिशत। कांग्रेस का बढ़ा 11% वोट शेयर। दिल्ली चुनाव आयोग का ईवीएम में गड़बड़ी से इनकार। कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए पाकिस्तान को दी गई अपील। पाकिस्तानी विदेश सचिव को सौंपा गया मां का पत्र। पाकिस्तान जाने का मांगा वीजा। आर्मेनिया का दौरा पूरा करके पोलैंड पहुंचे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत शीर्ष नेताओं से होगी मुलाकात। एनएसजी में शामिल होने को लेकर भारत की कोशिशों पर चर्चा की उम्मीद। और एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का मिला जुला प्रदर्शन। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे पीवी सिंधु और अजय जयराम। साइना नेहवाल टूर्नामेंट से बाहर। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल करके हैट्रिक मारी है। 270 सीटों में से बीजेपी को 181 सीटें मिली हैं। उसका नए उम्मीदवार उतारने का फैसला कामयाब रहा। बीजेपी ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी को हार की वजह बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की पेशकश की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के लिए दिल्ली वासियों का आभार जताया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया है। स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। नगर निगम की 270 सीटों में से बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला है। तीनों नगर निगम में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़े अंतर से मात देकर सत्ता में वापसी कर ली है। दिल्ली में सत्ता पर काबिज और पहली बार निगम चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने विधायक पद से इस्तीफे की पेशकश की है। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। कांग्रेस इस चुनाव में दिल्ली में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में थी। वो तीसरे नंबर पर गई। पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पार्टी के प्रचार के तरीकों पर सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस को निकल कर आना चाहिए था, एक अग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि 1 वर्ष लगातार मैं कम से कम 1 वर्ष मैं और कोई पद पार्टी में नहीं लूंगा। तीनों नगर निगमों के लिए मतदान बीते रविवार को हुए थे। इस 54% मतदान हुआ था। मतदान 3 नगर निगमों के 270 वार्डों के लिए कराए गए थे। 2 वार्ड में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव टाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने उसके 2 साल के काम का रेफरेंडम पेश किया।
तो कांग्रेस अपने आपसी झगड़ों में ही उलझती रह गई और बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए नए उम्मीदवारों पर दांव खेलना कामयाब रहा और वो निगम की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हो गई। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। एमसीडी चुनाव के आए नतीजों में वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस ने वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी का जनाधार घटा है। वहीं बीजेपी ने अपने वोट बैंक में बढ़त बनाई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 12% ज्यादा वोट मिले हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9.7% था, जो एमसीडी चुनाव में बढ़कर 21.28% हो गया है। नतीजों में दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव के मुकाबले आधा ही रह गया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को 54.3% वोट मिले थे, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में करीब 26% की गिरावट आई है। वहीं चुनाव में 270 सीटों में से 181 सीट जीतने वाली बीजेपी का वोट प्रतिशत 5% तक बढ़ा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को तकरीबन 32.2% वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादलों का निर्देश दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को नए सिरे से दुरुस्त बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने एक साथ 84 IAS और 54 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कई जिलों के DM और पुलिस प्रमुख भी बदले गए हैं। प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव स्तर पर भी फेरबदल हुआ है। नागरिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज मिश्रा को संस्कृति विभाग के सचिव का जिम्मा दिया गया है, जबकि कर्ण सिंह चौहान को झांसी का DM बनाया गया है। इससे पहले कर्ण सिंह राजस्व विभाग के विशेष सचिव थे। कई DM हटाकर शासन में तैनात किए गए हैं, लेकिन इनमें से 9 DM ऐसे भी हैं जिन्हें एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है। IAS शुभ्रांत कुमार शुक्ला को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव बनाया गया है। कौशल राज शर्मा को कानपुर से हटाकर लखनऊ का DM बनाया गया है और दीपक कुमार को SSP बनाया गया है। लखनऊ के मौजूदा DM GS प्रियदर्शी को मुजफ्फरनगर भेज दिया गया है। इससे पहले 3 बार IAS अफसरों की तबादला सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 9 मंडलों के आयुक्त और 8 जिलों के DM बदले गए थे। बीते शुक्रवार को ही सरकार ने 12 PCS अधिकारियों का तबादला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। AIADMK के दोनों धड़ों में विलय की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी मुख्यालय से कल शशिकला के पोस्टर हटा दिए गए। पनीरसेल्वम गुट ने इसका स्वागत किया है। वहीं AIADMK अम्मा गुट के उप महासचिव TTV दिनाकरन को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चेन्नई में अन्नाद्रमुक मुख्यालय से बुधवार को पार्टी VK शशिकला के पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। मुख्यालय में अब सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के बैनर हैं। पार्टी के दोनों धड़ों के बीच विलय की चर्चा के बीच ये काम हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम के गुट ने विलय से पहले महासचिव VK शशिकला और उप महासचिव TTV दिनाकरन को हटाने की मांग की है। That some of the steps that they've taken, we are very happy with, especially removing the posters of Shashikala. We are very happy. Regarding the negotiations per se, there is no specific decision taken as to when we will go. Okay. अन्नाद्रमुक अम्मा गुट ने कहा कि पोस्टर हटाने का पनीरसेल्वम गुट की मांग से लेना देना नहीं है। पार्टी ने कहा कि पोस्टर हटाने का फैसला पहले ही लिया गया था और उसे अब लागू किया गया है। दोनों गुटों ने वार्ता के लिए एक दूसरे से भी संपर्क किया है। इस बीच दिनाकरन को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच के लिए दिनाकरन को चेन्नई समेत दूसरी जगहों पर ले जाना जरूरी है। I argued that the arrest was totally unwarranted. It is contrary to the judgment of the Supreme Court, and the police custody remand is contrary to the Delhi High Court rules, which specifically says that police custody remand is an exception. It should not be given. श्री दिनाकरन के ऊपर चार्जेस है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्राइब करने के लिए, रिश्वत देने के लिए अनडिस्क्लोज सोर्सेज द्वारा मनी इलीगल चैनल से चेन्नई से दिल्ली भेजा।
दिनाकरण को 4 दिन की पूछताछ के बाद बीती रात गिरफ्तार किया गया था। उन पर पार्टी का निशान बचाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को घूस देने की कोशिश का आरोप है। दिनाकरण के साथ उनके दोस्त मल्लिका अर्जुन को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान विधानसभा से कल कांग्रेस के 12 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, जबकि बीएसपी और एक निर्दलीय विधायक को 1 साल के लिए निलंबित किया गया। इनमें विधानसभा में कांग्रेस के उप सचेतक गोविंद डोटसारा भी हैं। कल कार्रवाई के दौरान डोटसारा ने पूरक प्रश्न पूछना चाहा। स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी। बावजूद इसके वो प्रश्न पूछने पर अड़े रहे और इसे लेकर अवरोध हुआ। इस वजह से कार्रवाई में बाधा आई। स्पीकर ने अनुशासनहीनता के आरोप में इन विधायकों को निलंबित किया। इधर राजस्थान विधानसभा ने स्टेट जीएसटी बिल को पारित कर दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभारी महासचिव बनाया है। गुरदास कामत की जगह उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। महासचिव के अलावा 4 नए सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को 23 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी 4 नौकाएं भी जब्त कर ली। इन्हें गुजरात के जखाऊ तट के नजदीक से पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक ये मछुआरे कुछ दिन पहले पोरबंदर से रवाना हुए थे। मछुआरों को कराची ले जाया गया है। बीते 9 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास पाकिस्तानी एजेंसी की एक नौका पलट गई थी। इसमें सवार पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के 4 कमांडो डूब गए थे, जबकि 2 कमांडो को भारतीय मछुआरों ने बचा लिया था। ये कमांडो भारतीय मछुआरों को पकड़ने की कोशिश करते वक्त डूबे थे। भारतीय मछुआरों की मदद के चलते मछुआरों को रिहा कर दिया गया था। पाकिस्तान की सैनिक अदालत में कल कुलभूषण जाधव की सजा रद्द करने और उन्हें रिहा करने की अपील दायर की गई है। जाधव की मां ने भारतीय उच्चायोग की मदद से अपील की है। अपील पत्र इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ को सौंपी। बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तानी विदेश सचिव से मुलाकात की। बंबावले ने जल्द जाधव से मिलने की अनुमति मांगी है। उनकी मां ने भी पाकिस्तान जाने का वीजा मांगा है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग में आवेदन किया है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। भारत ने कई बार उनसे मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे खारिज कर दिया। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से अगवा करके भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया है। सेक्रेटरी साहिबा से मुलाकात की है और इस मुलाकात में एक बड़ी चीज़ हमने मांगी है कुलभूषण जाधव केस के बारे में। वो ये है कि जो अपील 40 दिन के अंदर दर्ज करनी थी वो आज मैंने दर्ज की है पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा के साथ। तो अपील जो है जो 40 दिन के अंदर दर्ज होनी थी वो हमने की है और हम ये चाहते हैं कि कुलभूषण जाधव को जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव राय भटनागर को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले के 2 दिन बाद सरकार ने यह फैसला किया। सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद करीब 2 महीने से खाली था। भटनागर उत्तर प्रदेश कैडर के 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक पद पर तैनात हैं। इससे पहले कल नक्सल समस्या पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में अहम बैठक हुई। इसमें देश में बढ़ रहे नक्सली हमलों से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। गृहमंत्री ने हमले के पीछे की वजहों और नक्सलियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि इस इलाके में और ज़्यादा आक्रामक नक्सल अभियान, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चलाए जाने की आवश्यकता है और वही समय की पुकार है। जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी में 1 महीने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। राज्य के गृह विभाग ने कल यह आदेश जारी किया। घाटी में मोबाइल इंटरनेट 17 अप्रैल से ही निलंबित है। घाटी में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया से अफवाहों को तूल दिया जा रहा है। इस बीच सेना ने कहा है कि उनका मकसद सिर्फ आतंकवादियों को मारना है। कि हमारा भी इरादा ये है कि जो है ना आवाम साथ में चले और हमने जिन मिलिटेंट्स को मारना है मिलिटेंट्स को मारे, हमें किसी और को मारने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली हमारा ये इरादा है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंसेवी संगठनों पर निगरानी और उन्हें वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए कानून बनाने को कहा है। इस पर केंद्र से 8 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्तमान नियम नाकाफी हैं और इनमें सुधार की जरूरत है। इससे पहले सरकारी एजेंसी कपाट ने बताया कि कई एनजीओ के खिलाफ 159 एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इन पर रकम में हेराफेरी का आरोप है। एजेंसी ने बताया कि बही खातों की जानकारी नहीं देने वाले 718 एनजीओ को काली सूची में डाला गया था। इन 15 को बाद में इस सूची से हटा दिया गया। भारत और श्रीलंका ने कल आर्थिक सहयोग के अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच दिल्ली में बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है। इसमें संयुक्त परियोजनाओं के निर्माण की बात है। इसके तहत श्रीलंका के तमिल बहुल त्रिंकोमाली में एक तेल शोधन कारखाना भी लगाया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे 5 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पोत और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से अलग अलग मुलाकात की। और खबरें जारी, आप बने रहे हमारे साथ। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान की जय। कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्तां की, कसम है खून देखा की, कसम खूने शहीदा की। समीर, ठंडी हवा का एक झोंका। Of course, now I remember. And now I'm going to sing another song. अगर अब तक मैं ये नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। विरासत में इस बार जोहरा सहगल सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। आम आदमी के लिए सस्ते हवाई सफर वाली उड़ान योजना आज से शुरू हो रही है। शिमला एयरपोर्ट जुबड़हट्टी से देश के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कीम के तहत शिमला से दिल्ली के बीच पहली फ्लाइट की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़ान की शुरुआत की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद छोटे शहरों तक हवाई उड़ान सेवा शुरू करना और किराया कम रखना है। सरकार की कोशिश है कि छोटे शहर के लोग उड़ान स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला से ही बिलासपुर के हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शिमला में बीजेपी के परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। उनका रोड शो का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आतंकवाद को खतरनाक रूप में बार बार पैदा किया जा रहा है। उन्होंने मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में ये बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को समर्थन देने का अवसरवादी खेल खेलने में लगे हैं। उन्होंने इन देशों को कठोरता से रोकने पर जोर दिया और इसके लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की बात कही। अरुण जेटली के मुताबिक सभी शांतिप्रिय देशों के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवादी खतरों से पार पाने के लिए रक्षा मंत्री ने बड़ी ताकतों के बीच समन्वय की बात कही। इसके लिए उन्होंने खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया। सम्मेलन में 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। Seen as we work to eliminate the breeding grounds of terrorism in West Asia, the dangers of such elements returning to their home countries has become a major challenge. We need to encourage closer information exchanges and intelligence cooperation to address this threat. We should also resolutely resist opportunistic efforts by some states to support terrorist proxies by training, funding, or providing safe havens to such groups for their limited objectives. 2 देशों की यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति मोहम्मद आमिद अंसारी का आर्मेनिया दौरा पूरा हो गया है। अब वो पोलैंड की राजधानी वार्सा में है। यहाँ उपराष्ट्रपति की पोलैंड के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होनी है और कई कार्यक्रमों में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पोलैंड रवाना होने से पहले कल उपराष्ट्रपति ने आर्मेनिया में येरेवन विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित भी किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव के तहत पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच गए हैं।
पोलैंड में उपराष्ट्रपति कई बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहाँ उनका पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। पोलैंड यात्रा के दौरान भारत और पोलैंड के बीच कृषि क्षेत्र में समझौता होना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में शामिल होने के भारत के प्रयासों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति भी बन सकती है। उपराष्ट्रपति वारसा में एक बिजनेस सेमिनार का उद्घाटन करेंगे और वारसा यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। भारतीय राजदूत ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन भी किया है। इस दौरान उपराष्ट्रपति की भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की भी संभावना है। बीते कई दशकों से पोलैंड के साथ भारत के करीबी संबंध हैं। पोलैंड में भारतीय निवेश $3 अरब का है और भारत में पोलैंड का निवेश करीब $60 करोड़ का है। पोलैंड रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति ने कल आर्मीनिया की राजधानी में येरेवन विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित भी किया। यहाँ उन्होंने बदलते तकनीकी विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जोर दिया। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बराबर रखने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस मौके पर विश्वविद्यालय की ओर से उपराष्ट्रपति को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वारसा से कृति मिश्रा के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी। शेयर बाजार के कारोबारी सत्र पर भी निवेशकों से लेकर जानकारों की आज खासी नजर रहने वाली है। BSE का सेंसेक्स कल रिकॉर्ड 30,000 के स्तर को पार कर गया। सेंसेक्स 190 अंक की बढ़त के साथ 30,133 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 45 अंक की तेजी के साथ रिकॉर्ड 9,351 के स्तर पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंशियल सेक्टरों के शेयरों की जोरदार खरीदारी का असर दिखाई दिया। हालांकि IT, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और पावर शेयरों में दबाव देखने को मिला है। अमेरिका में टैक्स रिफॉर्म पर ऐलानों की उम्मीद है और ब्लू चिप कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे और विदेशी निवेश के चलते शेयर बाजार में ये तेजी आई है। डॉलर के मुकाबले रुपए भी कल 21 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और ये 15 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 64 रुपए 11 पैसे रही। 10 अगस्त 2015 के बाद रुपए का ये शीर्ष स्तर है। 3 दिन में रुपया 50 पैसे मजबूत हुआ है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैक्स योजना पेश की है। ट्रंप प्रशासन ने इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया है। योजना में कारोबार के साथ साथ आम आदमी को भी टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी। इसके तहत कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। आम आदमी के लिए इनकम टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। इसके तहत मौजूदा 7 टैक्स स्लैब को घटाकर 3 कर दिया जाएगा। डेथ टैक्स जैसे कई टैक्स को खत्म करने का भी प्रस्ताव है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्यूचिन ने कहा है कि टैक्स सुधार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। साथ ही अमेरिकी कंपनियों के विदेशों में जमा खरबों डॉलर रुपए वापस लाने में मदद मिलेगी। The president is determined to unleash economic growth for businesses. This is not just about large corporations. Small and medium-sized businesses will be eligible for the business rate as well. We believe we can get back to 3% or higher GDP that is sustainable in this country. खेल की दुनिया से अहम खबर है। चीन के वुहान में चल रहे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप टूर्नामेंट में सायना नेहवाल पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई हैं। सायना को जापान की खिलाड़ी सायाका सातो ने 19-21, 21-16, 21-18 से हराया है। वहीं PV सिंधु ने पहले दौर में जीत दर्ज करके प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सिंधु ने इंडोनेशिया के दिनार आयुस्टाइन को 21-8, 21-18 से हराया। अब सिंधु का प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबला जापान की आया ओहोरी से होगा। उधर पुरुष एकल में अजय जयराम भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जयराम ने चीन के तियान हुवेई को पहले दौर में 21-18, 18-21, 21-19 से मात दी। प्री क्वार्टर फाइनल में जयराम की भिड़ंत चीनी ताइपे के खिलाड़ी हु जिनहाओ से होगी। और अब बात खास शख्सियत की। कहते हैं कुछ कलाकारों के आगे उम्र भी कभी आड़े नहीं आती। ज़ोहरा सहगल ऐसी ही अभिनेत्री थी जिन्होंने लंबे समय तक फिल्मों और रंगमंच में अपनी बेमिसाल अदाकारी से सभी के दिलों पर राज किया। आज इस महान अदाकारा की जयंती है। आइए याद करते हैं ज़ोहरा सहगल को। ज़ोहरा सहगल, कहते हैं उनके चेहरे की झुर्रियों में भी बचपन झलकता था।
शर्माए का है, घबराए का है, सुन मेरे राजा, ओ राजा आजा आजा आजा, शर्माए का है। उनकी हंसी, उनका चहक कर बात करना और किस्से कहानी सुनाने का अंदाज सब में एक जिंदा दिली थी। मेरी अखियन की जोहरा सहगल का हिंदी फिल्मों में अहम योगदान रहा। आवारा का ड्रीम सीक्वेंस डांस उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है। मुझे पता है। आपको पता है? वैसे तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है लड़की बड़ी सोनी है, खानदानी है, मुझे पसंद है। पर बीजी हमने तो विक्रम को लिखा। अरे तो तूने जबान थोड़ी दी थी उसे। अरे बात तो समझ, इसे किसी से प्यार हो गया है। 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चुलबुली दादी की भूमिका में उन्हें काफी पसंद किया गया। ना कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया, पास न जाना, छू न जाए, रोग लगेगा भारी। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जोहरा सहगल पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम विरासत आप YouTube पर भी देख सकते हैं। कहो हिंदुस्तान की जय, कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्तां की, कसम है खून देखा की, कसम खूने शहीदा की। समीर, ठंडी हवा का एक झोंका। Of course, now I remember. और अभिनेता और निर्देशक फिरोज खान की आज पुण्यतिथि है। 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में जन्मे फिरोज खान का फिल्मी सफ़र करीब 50 साल का रहा। उन्होंने धर्मात्मा, जाबाज, कुर्बानी, दयावान और आरजू जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। आदमी और इंसान के लिए उन्हें श्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बतौर कलाकार फिरोज खान ने 2007 में आखिरी फिल्म द वेलकम की थी। अभिनय के साथ साथ उन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया और वहां भी कामयाबियों ने उनके कदम चूमे। उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। 2009 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। और अब आखिर में हेडलाइंस। योगी सरकार ने किया भारी प्रशासनिक फेरबदल, 84 IAS और 54 IPS अधिकारियों का तबादला। राजधानी लखनऊ सहित 38 जिलों के बदले गए DM। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में बीजेपी को बहुमत। 2 साल में आम आदमी पार्टी का आधा हुआ मत प्रतिशत। कांग्रेस का बढ़ा 11% वोट शेयर। दिल्ली चुनाव आयोग का EVM में गड़बड़ी से इनकार। कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए पाकिस्तान को दी गई अपील। पाकिस्तानी विदेश सचिव को सौंपा गया मां का पत्र। पाकिस्तान जाने का मांगा वीजा। आर्मेनिया का दौरा पूरा करके पोलैंड पहुंचे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत शीर्ष नेताओं से होगी मुलाकात। NSG में शामिल होने को लेकर भारत की कोशिशों पर चर्चा की उम्मीद। और एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का मिला जुला प्रदर्शन। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची PV सिंधु और अजय जयराम। साइना नेहवाल टूर्नामेंट से बाहर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।